नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का रासो साहित्य। अब ये जो रासो साहित्य है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो आदिकाल का समय था उसमें जो मुख्य रूप से साहित्य लिखा गया वह जो उस काल के चारण कवि थे, यानी कि जो राजाओं के आश्रित कवि थे, उन्होंने मुख्य रूप से साहित्य की रचना की और जो उन्होंने ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों का नाम मुख्य रूप से रासो ग्रंथ पड़ गया। ठीक है। अब ये जो रासो शब्द है इसे हम एक काव्य का परिवाची शब्द मान सकते हैं, यानी कि जो रासो है ये काव्य का ही एक परिवाची शब्द है जो कि काव्य के लिए प्रयुक्त होता है। अब रासो शब्द की अगर उत्पत्ति को लेकर बात करें तो सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं इसको लेकर कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए हम भी देख लेते हैं कि किस किस विद्वान ने कौन कौन सा मत दिया रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर। ठीक है। तो अब यदि रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और इसमें जो सबसे पहला मत हमारे सामने आता है वह आता है गारसादा दासी का, जिन्होंने की रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। ठीक है। इसके बाद हरप्रसाद शास्त्री आते हैं जिन्होंने की राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। इसके बाद जो अगला मत आता है वह आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने की रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। ठीक है। इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी आते हैं जिन्होंने की रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। और इसके बाद जो अगला मत आता है वह आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने की रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी। ठीक है। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासु शब्द से रासो की उत्पत्ति को माना है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त आते हैं जिन्होंने की रासो शब्द की उत्पत्ति को इस तरह माना जैसे कि पहले उन्होंने रासक से रास माना, उसके बाद रास से रसा से रासु और अंत में रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति को गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है। तो ये टेबल आप एकदम ध्यान में रखना और याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई अब रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर बात। अब हम बात कर लेते हैं जो रासो ग्रंथ हैं प्रमुख हमारे पास, उन ग्रंथों के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अब यदि हम रासो साहित्य के ग्रंथों की बात करें तो उसमें हमें मुख्यतः दो शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे पहली है प्रबंध काव्य और दूसरी है वीर गीत। हमें रासो ग्रंथों में इन्हीं दो शैलियों का प्रयोग मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले ग्रंथ खुमाण रासो की। ठीक है। इसके जो लेखक थे वे थे दलपत विजय और यह एक प्रबंध काव्य है। अब यदि खुमाण रासो की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें जो चित्तौड़ के शासक थे खुमाण, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। और यदि इसकी भाषा के बारे में बात करें तो इसमें राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें एक और बात याद रखना कि इसमें 5000 छंद हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे ग्रंथ विजयपाल रासो, जिसे कि लिखा था नरसिंह भाट ने, और यह एक वीर गीत है। और यह जो ग्रंथ है नरसिंह भाट का विजयपाल रासो, यह अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि यह अनुपलब्ध है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बिसलदेव रासो की, जिसके की लेखक थे नरपति नाल्य, और यह एक वीर गीत है। अब यदि इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें तो बिसलदेव रासो एक विरहपरक संदेश काव्य है, जिसमें कि जो अजमेर के राजा थे चौहान बिसलदेव और जो राजा भोज की पुत्री थी राजमती, उनके विवाह वियोग और उनके पुनर्मिलन की कथा है। यानी कि जो बिसलदेव थे और जो राजमती थी उनका इस ग्रंथ के अनुसार उनका पहले विवाह हुआ, फिर वियोग हुआ और उसके बाद उनका पुनर्मिलन हुआ। ठीक है। और यह एक वीर गीत है, ये बात भी आप याद रखना। और इसमें एक और बात ध्यान में रखना कि जो हिंदी में 12 मासा का वर्णन मिलता है वह सबसे पहले हमें बिसलदेव रासो में देखने को मिल जाता है। ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। और इसके लेखक थे चंद बरदाई और यह एक प्रबंध काव्य है। अब यदि इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें तो इसमें जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है।
और साथ ही इसमें जो उनकी पत्नी थी, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता, उनके साथ उनके प्रेम का विवरण हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं परमाल रासो की, जिसके की लेखक थे जगनिक, और यह एक वीर गीत है। अब परमाल रासो में दो वीर योद्धा थे, आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो परमाल रासो है यह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। इसका हमें एक खंड मिलता है जिसे कि आला खंड कहा जाता है, और यह आला खंड आज के समय में भी उत्तर प्रदेश के कई सारे स्थानों में इसी आला खंड नाम से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। और इसके बाद जो अगला ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वह होता है हमीर रासो शारंगधर ने जिसे कि लिखा था। ठीक है, तो ये तो हो गए रासो ग्रंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और साथ में ये बहुत ज़्यादा विवादों से भी घिरा हुआ है। क्योंकि यदि हम देखें तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। बहुत सारे विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, बहुत सारे विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और कई सारे विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि किस किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, अब यदि हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर बात करें तो इसमें हमें मुख्यतः विद्वानों के 3 मत देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मत उन विद्वानों का है जो कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। इसमें जो कवि हैं या जो रचनाकार हैं वे हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मनोहर लाल पांड्या और कर्नल टॉड। यानी कि ये वो विद्वान हैं जो कि पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो विद्वानों का हमें दूसरा मत देखने को मिलता है वह उन विद्वानों का है जो पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अब इनमें कौन कौन से रचनाकार आते हैं? इनमें सबसे पहले आते हैं मुनिजन विजय, इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। ये विद्वान पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद यदि हम अगले मत की बात करें तो इसमें वे विद्वान आते हैं जो कि पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला मत आता है वह आता है डॉक्टर बूलर का, जिन्होंने कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। ठीक है, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं जिन्होंने कि पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ की संज्ञा दी है। इसके बाद मुंशी देवी प्रसाद आते हैं, उसके बाद कविराज श्यामल दास, उसके बाद गौरीशंकर ओझा। इन सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का रासो साहित्य। अब अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का लौकिक साहित्य।